नमस्कार। हम यहाँ पे अभिजीत श्रीवास्तव, यहाँ पे आज हम लोग उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमारा साइटोलॉजी का टॉपिक था, प्लांट सेल। हम लोगों ने कल बात करी थी यहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में, हम लोगों ने कल बात करी थी अलग अलग तरीके के हिस्ट्री के बारे में कि किस तरह से सेल एक कोशिका वजूद में आई और कैसे एक साइंटिस्ट ने अपना सारा काम करके अपनी चीजों को साबित करके ये बताया कि कैसे जीव विज्ञान में ये चीजों के बारे में बताया जाना है और आगे ये कैसे चीजें चलेंगी। अब हम आज बात करेंगे अपने प्लांट के टिपिकल सेल की, जो कि हमारा एक प्लांट ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक यूनिट होता है। हमारे आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है एक टिपिकल प्लांट सेल का। प्लांट सेल का जब हम लोग कभी भी नाम लेते हैं तो हमारे साथ 2 या 3 चीज का कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब भ्रांति होती है जिसकी चीज को लेकर के बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। वो ये होती है कि ये बेसिकली जो बुक में आप लोग डायग्राम देखते हैं या जो अलग से इंटरनेट में डायग्राम देखते हैं या जिस भी जगह पे अपना डायग्राम देखते हैं आप लोग प्लांट सेल का, तो वहां पे जो डायग्राम का विजुअलाइजेशन है या डायग्राम को जो बनने का तरीका है वो कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए। यहाँ आपका कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है कि आप डायग्राम में आप रेक्टेंगल बनाइए, डायग्राम आपका चाहे हेक्सागन में हो चाहे आपका डायग्राम पेंटागन में हो, प्लांट का डायग्राम आप किसी भी शेप में किसी भी तरीके से बनाइए। 3-4 लेवल जो है मतलब उनके अंदर के सेल ऑर्गेनेली जो है वो बेसिक इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ये इंपॉर्टेंट है, नीचे यहाँ पे सेल वॉल ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स एक्सोस्केलेटन सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है, जो कि इस एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक वैक्यूल है जो कि एक प्लांट सेल को दूसरे प्लांट सेल के साथ रिलेट करता है, संबंध बनाता है और एनिमल सेल को बाकी प्लांट के सेल के साथ एकदम भिन्न करता है, अलग डिफरेंट क्रिएट करता है। यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे एनिमल सेल की भी, पर इसके पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं प्लांट सेल के बारे में। सबसे पहले प्लांट सेल के अगर हम बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले चीज हमारे पास दिमाग में क्या आती है जब हम लोग प्लांट सेल को देखते हैं। सबसे पहले प्लांट सेल को हम लोग देखते ही डायग्राम में हमें सबसे पहले एक बड़ा सा वैक्यूल दिखाई देता है। ये एक एम्प्टी स्पेस है, मतलब खाली जगह है और इस खाली जगह का उपयोग प्लांट सेल किस तरीके से करता है। सबसे पहली चीज इसका यहाँ पे उपयोग भोजन को रखने में इस्तेमाल होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फूड। तो पेड़ अपना जो मेटाबॉलिज्म है, जो पेड़ अपना प्रोसेस है, जो सारा काम करने का तरीका है वो 2 तरीके से करता है, एक कंडक्शन का और दूसरा प्रोसेसिंग का। यहाँ कंडक्शन की बात आती है तब जब पेड़ में हम लोग बात करते हैं खाने की भोजन बनने की प्रक्रिया को जो है फोटोसिंथेसिस की। इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में बेसिकली रिक्वायर्ड चीजें क्या है। सबसे पहले रिक्वायर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी चीज रिक्वायर्ड है वाटर और इसके साथ सनलाइट, और आखिरी में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है प्लांट में पाया जाने वाला क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला क्लोरोफिल पिगमेंट। इससे जो हमारा कंपाउंड बनता है वो होता है C6H12O6। ये एक तरीके का फूड है जिसको हम लोग ग्लूकोज के फॉर्म में लिखते हैं, पर बेसिक यहाँ पे स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। ठीक, अब आप चाहे इसको स्टार्च के नाम से जानिए, चाहे इसको आप ग्लूकोज के नाम से जानिए, चाहे किसी भी नाम से जानिए, पर ये जो मटेरियल है हमारा ये बनता कैसे है, इसके अंदर स्टोर होकर के बैठ जाता है। मतलब पेड़ अपना भोजन वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेता है। और यहाँ पे आ जाती है बात H2O की, जो वेपर के फॉर्म में निकलता है। और दूसरी बेसिक चीज जो है हमारे पेड़ों के हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सबसे लिए जरूरी वो है ऑक्सीजन, जो कि सारे जीव जंतु के लिए जीवनदायिनी गैस बोली जाती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फूड की, तो फूड हमारे पास यहाँ पे किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ये फूड हमारे पास जो स्टोर हो रहा है वो फूड वैक्यूल में स्टोर हो रहा है, ये तो हमने बताया जैसे। पर हमारे वैक्यूल को और हम अगर संबंधित तौर पे अगर ये समझे कि किस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि वैक्यूल का फंक्शन क्या है, मतलब वैक्यूल का रोल क्या है, वैक्यूल किस तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करता है प्लांट सेल में। तो सबसे पहला बेसिक फंक्शन इसका ये है कि जैसे हमारे घर में हम लोग अपने फ्रिज में बचा हुआ खाना स्टोर करते हैं या रखते हैं, तो उसमें पतीला होता है, कटोरियां होती है, तो वैसे ही यहाँ पर हमारे पास समझ लीजिए हमारे पेड़ के लिए एक पतीला है जिसमें हम लोग उसको खाने को स्टोर करके रख देते हैं। तो सबसे बेसिक फंक्शन आ गया वैक्यूल का फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अब हमारे पास क्या घर में केवल खाना ही होता है जो स्टोर होता है? नहीं,
हम लोग पानी भी स्टोर करते हैं, हम लोग ड्राई मटेरियल भी स्टोर करते हैं, हम लोग खाना बना हुआ भी स्टोर करते हैं, कच्चा खाना भी स्टोर करते हैं। तो हम लोग के पास पेड़ में जैसे सारी चीजें हैं स्टोर करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर पेड़ों के पास सारी चीजें स्टोर करने के लिए भी वैक्यूल अवेलेबल होता है। अगर वैक्यूल अवेलेबल है खाने के लिए तो वैक्यूल अवेलेबल है वेस्ट मटेरियल के लिए। तो कुछ छोटे वैक्यूल साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब फैले हुए होते हैं जो कि बेसिक तौर पर वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। पर पेड़ के पास इतनी समझ होती है कि अगर वो उस वैक्यूल को और वेस्ट मटेरियल के वैक्यूल को अपने आप अलग अलग करके फूड के वैक्यूल को ले और उसको कंसीडर करके उसमें से खाने को, उसमें से भोजन को ले जाए और उन वैक्यूल्स को एकदम हटा दे जिन वैक्यूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि टॉक्सिक, खराब, एक्सक्रीटेड मटेरियल को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे बात आ जाती है वैक्यूल की। और वैक्यूल की जो लेयर है उसकी हम बात करते हैं तो वो क्या है, टोनोप्लास्ट उसको बोलते हैं। अब अगर हम टोनोप्लास्ट की बात करें तो ये टोनोप्लास्ट क्या है, वैक्यूल्स की लेयर, जो आउटर वैक्यूल की जो बाहरी सतह है इसको बोलते हैं हम लोग टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट का काम क्या होता है, तीन तरीके से फंक्शन डिटरमाइन होता है किसी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के बारे में या झिल्ली के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टोनोप्लास्ट की, जो कि एक बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट में फर्क ये है कि टोनोप्लास्ट जो है हमारा ये सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म, जिसको साइटोसोल हमने यहाँ पे मेंशन किया है, साइटोप्लाज्म मेंशन किया है, और ये फूड को स्टोर करने वाला वैक्यूल, इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों अपने आप में मटेरियल कुछ हद तक सेम कहे जाते हैं। मतलब जो खाना यहाँ पे स्टोर है वही खाना सेल इस्तेमाल करेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे संबंधित कार्य ही हो रहा है। तो यहाँ पे जो टोनोप्लास्ट की जो लेयर है ये एक तरीके से सेमी परमिएबल का काम करती है। अब अगर हमने ये समझा है कि सेमी परमिएबल है तो सेमी परमिएबल को समझने के लिए हमें दो चीजें जानना ज्यादा जरूरी है। क्या कि सबसे पहली चीज वो कैरेक्टर जिससे हम अब किसी भी चीज को अंदर आने दें या बाहर जाने दें, या वो चीज जिसके तरीके से हम उसको बाहर की चीजों को अंदर ना आने दें या अंदर की चीजों को बाहर ना जाने दें। अब इस कैरेक्टर के हिसाब से हमारे पास दो कैरेक्टर आ जाता है, एक होता है परमिएबल और एक होता है इम्परमिएबल। अब ये जो कैरेक्टर है ये दोनों हमारी सेल कोशिका की बाहरी सतह के लिए भी काम करेगा। ये जो कैरेक्टर है हमारा परमिएबल और इम्परमिएबल, ये दोनों ही कैरेक्टर हमारे सेल की बाहरी सतह के लिए भी काम करेगा। इसका मतलब है कि अगर हमारा सेल चाहता है कि किसी चीजों को वो लेना चाहे तो वो परमिएबल बन करके वो सारी चीजों को ले सकता है, और अगर ये सेल चाहता है कि बाहर से हमारे अंदर कुछ ना आए या हमारे अंदर से बाहर भी कुछ ना जाए तो हमारे अंदर भी ये कैरेक्टर होगा कि हम सब तरफ से उसकी घेराबंदी करके उसको अंदर नहीं आने देंगे, ना ही अंदर से कुछ बाहर जाने देंगे, जिसकी वजह से वो इम्परमिएबल हो जाएगा। बट हम ऐसा कभी कभी नहीं कर पाते, मतलब हम का मतलब सेल भी हमारा ऐसा कभी कभी कुछ नहीं कर पाता। अब हम भी बात कर रहे हैं, हम पढ़ा प्लांट सेल रहे हैं, इसका मतलब कि हम एक प्लांट के शरीर को अपने आप को मान करके ही ये बता रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर एक प्लांट सेल बाहर रखी हुई किसी चीजों को चाहता है कि वो हमारे अंदर आए और हम उसको ग्रहण कर पाए, हम उसको ले पाए, हम उसका इस्तेमाल कर पाए, तो वो कैसे करेगा? तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का मिला जुला एक मिश्रण, एक प्रोसेस आता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेमी परमिएबल कैरेक्टर, सेमी परमिएबल कैरेक्टर। सेमी परमिएबल कैरेक्टर का मतलब होता है जब कोई चीज सिलेक्टिव हो, हमने उसको सेलेक्ट कर लिया हो, हमने उसको चुन लिया हो और उसी को ही अंदर आने दें और उसके सिवा किसी और को हम अंदर आने नहीं देंगे। अगर हमने किसी चीजों को चुन लिया हो और उसी चीजों को बाहर जाने देंगे और किसी को बाहर नहीं जाने देंगे तो वो कैरेक्टर आ जाता है हमारा सेमी परमिएबल कैरेक्टर आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए सेल के बाहर की यही चीजें चल रही है तो सेल के अंदर पाए जाने वाला वैक्यूल भी इसी तरह का ही कहीं काम करता है, पर वो केवल वैक्यूल की जो झिल्ली है, परत है, बाहरी परत है, वो केवल इम्परमिएबल कैरेक्टर को नहीं करने देती। इसका मतलब खाने को बेफजूल का बाहर नहीं करती, बट जब सेल को खाना चाहिए होता है तो वो आराम से इससे ग्रहण कर सकता है, आराम से इससे वो ले सकता है। ये उसका प्रोसेस हो गया वैक्यूल की लेयर का।
अब अगर हम बात करें खाने की प्रोसेस को, जो कि हमने पूरा बताया कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली रिलेटेड होता है क्लोरोप्लास्ट से। The process of photosynthesis is directly linked with the organelle found in plant cell known as chloroplast, which basically performs the function of food processing and food making by containing a pigment known as chlorophyll. ये क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है इसी पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट में, जो प्रोसेसिंग करता है पेड़ के अंदर खाने बनाने की प्रक्रिया को। अब हमने ये बात को 3 बार बोला इसलिए समझाने के लिए, या इस बात को बताने के लिए कि हमारे पेड़ों के लिए खाना बनाने की प्रक्रिया कितनी ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि पेड़ हमारे आते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। सबसे पहला ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने आप स्वयं के मदद से ही खाना बनाते हैं। मान लीजिए कि हम अगर धूप में अपने हाथ खोल के खड़े हो जाएं तो वो खाना बनने की प्रक्रिया हमारे इंसानी शरीर में भी होने लगे, तो हम भी ऑटोमेटिक फूड प्रोसेसिंग में आ जाएंगे। तो वो प्रोसेस होता है हमारा ऑटोमेटिक या ऑटोट्रॉपिक सिस्टम। अब उसी सिस्टम में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो केमिकल्स की मदद से रासायनिक तरीके से अपने तौर पर अपना भोजन बनाते हैं। तो वो कीमो ऑटोट्रॉप्स के कैटेगरी मतलब उसमें ग्रुप में आते हैं। और अगर पेड़ की हम बात कर रहे हैं तो पेड़ तो केवल सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पर हमारे पेड़ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो का संबंध यहाँ से सनलाइट की बात पे हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉप्स की बात हम कर रहे हैं। और ये जो फोटो ऑटोट्रॉप्स है ये प्लांट की पूरी की पूरी कैटेगरी को कंटेन करेगा। यहाँ के प्लांट्स की अगर हम बात करें, थोड़ा सा अगर हम बताएं आप लोगों को क्लासिफिकेशन के बारे में, तो क्लासिफिकेशन की शुरुआत के हिसाब से थैलोफाइटा, फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा, फिर उसके बाद टेरिडोफाइटा, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म और देन हाईएस्ट लेवल ऑफ प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आएंगे। ये सारे क्लासिफिकेशन में हमारे पास सारे के सारे फोटो ऑटोट्रॉप्स मेथड्स होते हैं। मतलब मेथड्स का मतलब ये सारे ऑर्गेनिज्म फोटो ऑटोट्रॉप्स के बेसिस पर ही अपना सारा खाना भोजन बनाते हैं और अपना डेवलपमेंट, अपनी मॉर्फोलॉजी, अपनी ग्रोथ, अपना मैच्योरेशन, सब कुछ ये अपना लाइट बेस्ड मटेरियल या लाइट बेस्ड प्रोसेस के हिसाब से ही करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कि जैसे हमारे घरों में सेट टॉप बॉक्स पे टीवी लगा होता है तो वो सिग्नल को रिसीव करके ही हमें टीवी दिखा पाता है, वैसे ही हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये भी सनलाइट का एक तरीके का एंटीना की तरह काम करता है। और ये एंटीना की तरह काम करके हमारे पास सारी की सारी लाइट एनर्जी को अपने तरफ खींच करके हमारे फूड के प्रोसेस को मतलब फूड मेकिंग के प्रोसेस को कंडक्ट करवा रहा है। अब अगर हम बात करें, इसके पास 3 तरीके के बेसिक पिगमेंट्स होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वो पर्टिकुलर पिगमेंट है जो कि पेड़ों में फूलों के रंग और सब्जियों के रंग, फलों के रंग को इम्पार्ट करता है। वैसे ही अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की बात, तो वो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पिगमेंट होता है और ये पर्टिकुलरली किसी भी तरीके के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकता है और रेगुलेटरी मैकेनिज्म कंडक्ट करता है इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड विद रिलेटेड टू क्लोरोप्लास्ट। अब अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग अदर देन द क्लोरोफिल इटसेल्फ। Means the chloroplast itself regulates the mechanism of food processing and food making with respect to sunlight and carbon dioxide and water, which is obtained from the turgor pressure obtained by roots itself by xylem and phloem method। ये तो मॉर्फोलॉजी के प्लांट्स में आ जाएगा। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली पे आते हैं, तो हमारा ऑर्गेनेली है राइबोसोम। राइबोसोम्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने ये बताया था कि राइबोसोम की प्रोसेसिंग कैसे होती है, राइबोसोम किस तरीके के होते हैं, जो कि हमारा एक प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो इसके अंदर राइबोसोम कौन से पाए जाएंगे, हमने पिछली क्लास में बताया था एटीएस वाले पाए जाएंगे। तो एटीएस में हमारे राइबोसोम का सेडिमेंटेशन फैक्टर था, हमने जैसे कल बताया था PA50+30 के ग्रुप में ये बनेगा, ये भी हमने बताया था। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स वो ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनका काम बेसिकली सेल के डाइजेशन पे आता है। अब हमने बताया या अब हमने बोला कि सेल का डाइजेशन होना है, तो इसका सेल का डाइजेशन का क्या मतलब है? डाइजेशन का बेसिक मतलब होता है
कि जिसमें सेल की सारी प्रक्रिया होती है और वो अपने आप में ऐसी स्थिति में आ जाए कि वो क्या करे, सेल को खत्म कर दे, सेल की अपने आप में मृत्यु करवा दे। तो एक तरीके से सेल की अपने आप में मृत्यु कराने की प्रक्रिया को हम लोग आत्महत्या कहते हैं। और सेल जब अपने आप में ही वो आत्महत्या कर ले तो उस कंडीशन को हम लोग सुसाइड कहते हैं। जब सेल अपने आप में ऐसी सिचुएशन बना ले कि वो अब आगे अपना जीवन नहीं चला पाएगा, ना ही चला सकता है, तो उस कंडीशन में ये पूरा का पूरा सेल लाइसोसोम की मदद लेगा और अपने आप की आत्महत्या करा देगा। पर आत्महत्या करना अच्छी बात नहीं है, पर हमारा सेल करता है तो वो उसकी कोई दो वजह होती है। सबसे पहली वजह होती है अपने आप की और दूसरी वजह होती है अपने आसपास की। अपने आप की वजह ये होती है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे कभी कोई बीमारी आ गई, या सेल, क्योंकि प्लांट्स में भी बीमारी होती है और एनिमल में भी बीमारियां होती है, तो मान लीजिए सेल में कोई बीमारी आ गई या सेल में कोई इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से उसको अपने आप को बचाना है, तो उस प्रक्रिया में सेल के अंदर के सारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को या ऑर्गेनली सिस्टम को बचाने के लिए सेल लाइसोजाइम्स की मदद लेता है और ये कहता है कि इसके अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम्स ढेर सारे एंजाइम्स को या ढेर सारे बायोकेमिकल सिस्टम को कंटेन करता है जो बेसिक तौर पर सेल के डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मान लें तो कार्बोक्सिलेजेस एंजाइम हो गए, डी कार्बोक्सिलेजेस एंजाइम हो गए, प्रोटीएजेस एंजाइम्स हो गए, डीएनएज एंजाइम हो गया, आरएनएज एंजाइम हो गया, ये जितने भी नाम हमने लिए वो डिफरेंट तरीके के डिफरेंट एंजाइम्स को इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट तरीके के कॉम्प्लेक्सेस को खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए डीएनएज एंजाइम है, ये क्या काम करता है, सेल के डीएनए को डीनेचर कर देता है, खराब कर देता है, खत्म कर देता है। वैसे ही आरएनएज एंजाइम क्या करता है, आरएनए को खत्म कर देता है। वैसे ही प्रोटीएजेस एंजाइम सेल के सारे प्रोटीन को खत्म कर देता है। वैसे ही लाइपेज एंजाइम सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उन सबको भी खत्म कर देता है। वैसे ही सेल के अंदर हाइड्रोलाइसेज एंजाइम होते हैं जो हर चीज को अपने आप में डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है। तो इसने क्या किया कि सेल को बाकी चीजों से बचाने के लिए उसकी आत्महत्या करा दी ताकि बाकी कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, क्योंकि अगर बड़ी बीमारी पेड़ में हो गई तो वो पूरे के पूरे पेड़ को नष्ट कर देगा और अगर पूरा का पूरा पेड़ नष्ट हो गया तो हमारी क्रॉप्स की बात करें तो हमारे खेत, फसल या पेड़ पौधे जो भी है हमारा सिस्टम पेड़ों का वो हमारा खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दूसरी वजह ये आती है कि मान लीजिए ये तो हमने अभी एक डायग्राम बनाया है, इसके ऊपर भी सेल होते हैं, इसके नीचे भी सेल होते हैं, इसके अगल बगल भी सेल पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर जगह पर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए वायरस का इन्फेक्शन आ गया, मान लीजिए बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आ गया, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में या स्थिति में तो यहाँ पे जो सेल है ये अपने अगल बगल से कॉम्प्लेक्सेस बना करके टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन या आपस में ये जंक्शन बना करके ये दूसरी जगह पे भी चला जाएगा। और अगर एक परजीवी इधर चला गया, इधर भी चला गया, इधर भी चला गया और नीचे भी चला गया तो अगल बगल के पड़ोसी सेल कोशिकाओं में भी इंफेक्शन फैला देगा। और जब ये इंफेक्शन फैला देगा तो ये पूरा का पूरा पेड़ खराब होने से इस ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले रोकने के लिए ये लाइसोजाइम ही आ जाता है और ये लाइसोजाइम क्या करता है कि अगर पूरे सेल को बचाना है तो उस स्थिति में हम इस पर्टिकुलर कोशिका की हत्या कर दें या मृत्यु कर दें या इसको ऐसी स्थिति में ला दें कि ये खुद आत्महत्या कर ले। तो ये लाइसोजाइम्स अपने अंदर से एंजाइम निकालता है और ये एंजाइम निकालने के बाद सारे के सारे एंजाइम काम करना शुरू कर देते हैं और ये काम करने के साथ साथ यहाँ पर क्या करते हैं, सारा का सारा मेटाबॉलिज्म करवा करके सारे को ये खत्म कर देते हैं, सेल को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या स्थिति आती है, ये सेल के डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक, यहाँ पे ये प्रोसेस है, आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ठीक, हम लोग अभी तक बात कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट हमारी बॉडी में कैसे, हमारी बॉडी मतलब प्लांट्स की बॉडी, हम लोग प्लांट्स की बॉडी की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट कैसे रिलेट करता है फूड के प्रोसेसिंग के लिए। हम लोगों ने बात करी लाइसोसोम्स के बारे में, हम लोगों ने बात करी राइबोसोम्स के बारे में, हम लोगों ने बात करी थी कल राइबोसोम की प्रोसेसिंग के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा साइटोप्लाज्म के बारे में और सेल वॉल के बारे में, और इसके आगे फिर हम लोग अगली क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे इसी पर्टिकुलर डायग्राम पे, और फिर इसके बाद हम लोग एनिमल सेल पे फिर फोकस करेंगे। हम लोग अभी बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली है क्या?
जैसे हमारी बॉडी में हमारा खून हर चीजों को कंट्रोल करता है, जैसे हमारी बॉडी में हमारा पीएच कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में हमारे सारे भोजन तत्वों को अलग अलग जगह पे पहुंचाता है, हमारी बॉडी में किडनी खून से संबंधित होकर के हमारे टॉक्सिक कंपोनेंट्स को हटाती है, वैसे ही हमारी बॉडी में अगर हम प्लांट की बॉडी में बात करें और एक पर्टिकुलर सेल की बात करें तो साइटोप्लाज्म उनके अंदर का फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो पर्टिकुलर चीजों को कंट्रोल और प्रोसेस करता है। मतलब ये एक ऐसा तरल पदार्थ है, मतलब फ्लूइड है, जो सेल की सारी जरूरत में आने वाली मेटाबॉलिक चीजों को कंडक्ट और प्रोसेस करेगा। मान लीजिए कि इस प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है और उस प्रोटीन की सिंथेसिस होने के लिए अगर हमारे पास किसी फ्लूइड की जरूरत है और किसी सस्टेन्ड होने की जरूरत है, अगर हमारे पास उसके मेटाबोलाइट्स के होने की जरूरत है, तो वो सारी चीजें कौन मुहैया कराएगा? साइटोप्लाज्म कराएगा। साइटोप्लाज्म के पास कार्बोहाइड्रेट भी होता है, साइटोप्लाज्म के बाद प्रोटीन भी होता है, साइटोप्लाज्म के बाद सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, फ्री रेडिकल्स भी होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। और फ्री रेडिकल्स का नाम है, मैंने कुछ मतलब जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स की बात हम कर रहे हैं, इन सारी चीजों को कंटेन करता है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो ये बहुत एस्ट्रिक बना दे या स्टार बना दे, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके का सेल ऑर्गेनेली है जो बहुत बेसिक तौर पर एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी बनाने में काम करता है, जो कि क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बनाता है। ये एटीपी बनाता कैसे है? ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने रिएक्शन लिखी थी यहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस कैसे कंडक्ट करता है। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के रिएक्शन के लिए, तो शाम के समय पर जब धूप नहीं होती है, जब पेड़ सनलाइट का प्रोसेस नहीं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना प्रोसेस, खाना बनाने का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर रहा होता है, तब उस समय पे माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से जो खाना हमारे पेड़ों में वैक्यूल्स में स्टोर होता है, C6H12O6 जो कि हमारा फूड का फॉर्म है, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ, तो ये ब्रेक डाउन करता है CO2 पे और H2O में, और इसके बाद ATP बनती है जो कि हाई एफिशिएंसी हमें प्रोवाइड करती है प्लांट्स के मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में यहाँ पे ये सारा का सारा काम कंडक्ट होता है इसके ब्रेकडाउन में। इसके ब्रेकडाउन के बाद आता है हमारे पास वो क्रैब साइकिल और टीसीए साइकिल होता है। फिर टीसीए साइकिल के बाद वहां पे तीन तरीके से हमारे पास एटीपी बनती है, एटीपी बनती है, जीटीपी बनती है, एनएडीपीएच बनता है, एनएडीपीएच बनता है, एनएडी प्लस बनता है। ये सारे सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एटीपी होते हैं या एनर्जी कह सकते हैं होते हैं, जो कि कोलैबोरेटिव फंक्शन पर सब कुछ मिला जुला करके 36 एटीपी हमारे पास आता है। हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे कि हमारे पास ये सेलुलर रेस्पिरेशन पे कैसे कंडक्ट करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अभी हम लोग अगली क्लास में ये सारे ऑर्गेनेल्स को भी अच्छे से डिटेल्ड में कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इसके बाद एनिमल सेल का भी डायग्राम उसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग एक एक सेल ऑर्गेनेल के डिटेल डिस्क्रिप्शन पे पीडीएफ के तौर पर हम लोग आगे चलेंगे। अगर आप लोगों को अपना नोट्स अपने नोट्स के साथ अपना पूरा क्लास मॉड्यूल और अपने सिस्टम के साथ आना है तो हमारे नंबर पे आप सब्सक्राइब करिए, हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करिए, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप और कॉल करके हमारी टेक्निकल टीम से अपने डिटेल्स को कंसीडर करिए और अपने आप को एनरोल कराइए। जितनी जल्दी आप एनरोल करा पाएंगे और उतनी जल्दी आपको अपना बेनिफिट, अपना कोर्स जल्दी से आराम से बढ़ पाएगा आगे। तो अपने सारे नोट्स के लिए, अपने सारे लाइव क्लासेस के लिए, अपने सारी अपडेट्स के लिए आप इस पर्टिकुलर नंबर पे जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन्ड है, आप उस पे क्लिक करिए, बेल आइकन पे हिट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सभी लोगों को बताइए कि हमारा ये लक्ष्य द गोल एकेडमी टीजीटी पीजीटी के बैचेस को कंडक्ट कर रहा है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है और ज्योग्राफी है, कॉमर्स है और डिफरेंट अप्लाइड सब्जेक्ट्स है जो कि यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। तो आप जल्दी जल्दी अपने आप को एनरोल कराइए और अपने गोल को टारगेट करिए।